चलो जिंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद करते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। नमस्कार, आभार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, कहते हैं कि अगर खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो उन विषयों पर सोचना बंद कर दे जिस पर आपका कोई नियंत्रण ना हो। माना जाता है कि पूरे दिन में हमारे मस्तिष्क में सैकड़ों विचार आते हैं और हमारी सफलता इन्हीं विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज़्यादातर हमारे विचार या तो हमारे भूतकाल से जुड़े होते हैं या भविष्यकाल से जुड़े होते हैं। बेशक भूतकाल और भविष्यकाल भी हमारे जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि भूतकाल हमें अनुभव दे जाता है तो भविष्यकाल हमें अवसर प्रदान करता है। लेकिन ऐसे में जो सबसे अहम है, जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है या जिसे हम नज़रअंदाज कर बैठते हैं, वह है हमारा सबसे मूल्यवान समय, वर्तमान समय। इससे बेहतर बनाने के लिए, इससे समृद्ध बनाने के लिए अधिक से अधिक विचारधारा हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए, क्योंकि सही मायने में हमारा वर्तमान समय ही हमारा असल जीवन है, क्योंकि हम इसे जी रहे हैं। इसीलिए अपने इस वर्तमान समय का अच्छे से लुत्फ़ उठाइए। जिस कार्य को करने में आपको खुशी मिलती है उन कार्य को कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने अपनों के साथ समय व्यतीत कीजिए और अच्छा सा जीवन जिए। तो दर्शकों, आइए एक ऐसे ही बेहतरीन विचार के साथ आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का और नज़र डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान का। हमारे बीच मौजूद है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सदस्य, साथ ही साथ बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सचिव सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। सुब्रमण्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। इसी के साथ दर्शकों, आपको बता दो कि एक लंबे अरसे से प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण में अपनी सेवा निरंतर देते आ रहे हैं और इन्हें तमाम पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार है। इन्हें बिहार सरकार द्वारा एक्सीलेंस सर्विस इन परफॉर्मेंस बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ नेपाल सरकार द्वारा 10 वन हॉर्न राइनोसेरस को रेस्क्यू करने के लिए भी सम्मानित किया गया है। सुब्रमण्यम जी, आपका तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। जी नमस्ते। क्यों ना शुरुआत से की जाए। सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपने किस प्रकार इस मुकाम को हासिल किया। जी, मेरा नाम सुब्रमण्य चंद्रशेखर, मैं तमिलनाडु राज्य का निवासी हूँ। मैं 2003 बैच का भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी हूँ। हमको बिहार संवर्ग अलाट हुआ है। मैं वर्ष 2005 से मैं बिहार में कार्य कर रहा हूँ। लगभग अभी 20 वर्ष हो चुका है। मैं पश्चिमी चंपारण, रोहतास, पटना, गया, ये सब ज़िलों में मैं काम किया हूँ। उसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल मिला के 2 स्टिंट में मैं 7.5 साल काम किया हूँ। 2 साल रोहतास में कार्य किया हूँ वन प्रमंडल पदाधिकारी के रूप में। पटना जू, जो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, उसमें 3 साल एस डायरेक्टर में काम किया हूँ और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के रूप में गया में काम किया हूँ। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ये सेकंड स्टिंट है। पहले 1 वर्ष काम किया हूँ, अभी इस बार 2.5 वर्ष हो चुका है। अब वो करीब 4 साल का वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम कर रहे हैं। वाकई आपने अपने ज़िंदगी, अपने कार्यकाल का एक लंबा समय वन, पर्यावरण, वन को दिया है और बहुत अच्छे से अपना योगदान देते आ रहे हैं। अगर बात करें, कहा जाता है कि धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार है और यह बात हम सभी जानते भी हैं और इसका हम सभी बखूबी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसकी महत्ता को भी नहीं समझ पा रहे हैं। चाहूँगी कि आप उसकी महत्ता से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं। और यह भी कहा जाता है कि आज हम जितना विकास कर पाए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पर्यावरण की एक प्रमुख भूमिका रही है। चाहूँगी कि उसकी महत्ता से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं। हाँ जी, ये सब हम सब जानते हैं कि ये धरती सिर्फ मानव के लिए ही नहीं है। कई सारे लाखों लाख और जीव जंतु है जो हम लोगों के साथ इस धरती के, हम लोगों को भी वो हकदार बनते। तो वो शुरू में मानव जब उनका जो एवोल्यूशन हुआ उसके पहले से कई सारे जीव जंतु यहाँ रहा करते थे, जो अभी भी रह रहा है।
रहेगी। और इसको जो इकोसिस्टम जो आज के डेट में जो हम लोग जो इसका जो अभी साइंटिफिक वर्ल्ड में जो इसको जो हम लोग समझ रहे हैं इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट वगैरह की, इसमें जो है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स करके 3 तरह का श्रेणी का अपना अपना रोल इसमें उनका भूमिका निर्धारित किया गया है। उसका सही रोल अगर सही समय पर उतना ही कार्य जो उनको जो करने हैं उसका बिना कोई डिस्टरबेंस का अगर काम हो जाते हैं तब वो संतुलित माना जाता है। इसमें से कोई भी एक खड़ी अगर कहीं टूट जाता है तो वहाँ समस्या शुरू होती है। जब हम लोग किसी तरह हम कंज्यूमर बन के कोई चीज़ का हम कंज्यूम करते हैं, कोई प्राकृतिक संसाधन का हम दोहन करते हैं, वो एक हर चीज़ का सीमित है बहुत कुछ। इस सीमित संसाधन को ज़्यादा जब दोहन होती है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगती है, तब ये इम्बैलेंस होने लगती है। इसका खास एक उदाहरण हम बताएंगे कि जो हम लोग पानी का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हम उपयोग करते उतना संरक्षण होना चाहिए था। शुरू में जब इसका इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होते थे वो एक लेवल तक वो हम लोगों को सस्टेनेबल था, वो उतना चल रहा था। अब इतने ज़्यादा उपयोग करने लगे हम लोग सरफेस वाटर का भी, वो जो है वो भूमिगत जल का, दोनों का, तो अब हो के इसको और बहुत जल्दी से वो नीचे जा रहा है वाटर टेबल। बिहार का ही बात है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का एक रिसेंट रिपोर्ट है 2022 का है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट करके हर साल वो सबमिट करना होता है। तो उसमें 2020 में 5 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर में था, अब 2022 में 8 ब्लॉक हो गया है। इसमें पटना शहर भी ओवर एक्सप्लॉयटेड में आ गया, हाजीपुर ओवर एक्सप्लॉयटेड में, जबकि नदी वहाँ गंडक नदी है, गंगा नदी है, ये नदी रहते हुए इस तरह के होते हैं। ये हर चीज़ का प्राकृतिक संसाधनों सीमित रहते हैं, तो उसको हम लोग जिम्मेवारी समझकर उसको अच्छी तरह से सदुपयोग उसको करें, ज़्यादा कुछ उसको दुरुपयोग ना करें, उसको संरक्षित करें हर तरह का प्राकृतिक संसाधनों का, तब एक बैलेंस बनता है। जैसे कोई जानवर है, किसी जंगल में कोई इकोसिस्टम बैलेंस तब रहता है कि टाइगर का भी संरक्षण हो, टाइगर के लिए जो कुछ प्रे बेस जो होते हैं जिसको खाता है उसको टाइगर, वो जानवर भी उसको संरक्षित करने होते हैं। और वो फर्दर जो खाते हैं वो हेर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी जानवर है, तो उनको गाने के लिए जो है पदार्थ जो भी होते हैं पौधा वगैरह उसको भी संरक्षण करना होता है, उसके लिए उनका अधिवास को संरक्षित करना होता है। सब एक दूसरे से लिंक किया हुआ रहता है। ये जब कहीं एक जगह कोई प्रे खत्म हो जाते हैं, फिर टाइगर प्रे खोज के बाहर निकलने लगता है, वहाँ मानव और जानवर के बीच में द्वंद्व होने लगती है, वहाँ फिर सब कुछ बातें बिगड़ने लगती है। बिल्कुल, बेशक कहा भी जाता है कि जीवन बसर करने के लिए प्रकृति हमें कई संसाधन प्रदान करती है ताकि हम समृद्ध हो सके, विकास हो सके, और हम इसका भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जब यही इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है। इसलिए हमारे राष्ट्रपिता ने कहे थे कि अर्थ हैज़ इनफ टू प्रोवाइड फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही वाक्य है। बिल्कुल। ऐसे में आप किस प्रकार आम जन को बताना चाहेंगे कि उनके किस प्रकार के कंट्रीब्यूशन से इस प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सके? टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग बोला जाता है कि जो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता तो वो ज़्यादा वो उसको ख़राब ही करता है हम लोगों के, चाहे सेहत के लिए या कोई पर्यावरण के लिए। जो कुछ भी संसाधन को हम उसको उपयोग करेंगे उसको सीमित रूप से करें, जितना ज़रूरत है ज़रूरत तक का ही करें, उसका वो दुरुपयोग ना हो, सो दैट वो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन की आवश्यकता होती है। ये जिम्मेवारी हम सब नागरिकों का है, हम इसको समझ के करना होगा। संविधान में भी इसका प्रावधान किया हुआ है, उसका हम लोग पालन अगर सही सही अक्षर करेंगे वो इससे प्राकृतिक संतुलन बनाए रहेगा। आने वाले पीढ़ियों को भी जो है हम एक स्वच्छ वातावरण को और एक अच्छा एक प्रकृति को वो हम आने वाली पीढ़ी को दे सकेंगे। बिल्कुल, हमारा एक कंट्रीब्यूशन चाहिए। वो कहा जाता है ना कि वन है तो हम हैं, इसीलिए हमें अपने आप को बचाने के लिए हमें वन को भी बचाने की आवश्यकता है। और वन को अकेले ही नहीं, जीव प्लस वन जीवन होता है। बिल्कुल, तो वन में जीव जब तक नहीं होगा फिर वो उसमें जीवन नहीं होता है। बिल्कुल जी।
जैसा कि आपने अपने कार्यकाल का एक लंबा समय वन विभाग को दिया और कई क्षेत्रों में, बिहार के कई क्षेत्रों में कार्यरत रह चुके हैं, चाहूँगी कि इस अनुभव को साझा करें, वहाँ से जुड़ी कुछ रोचक बातें हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, वो मैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। फील्ड डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ऐसे ट्रेनी ऑफिसर भी रहा हूँ, ऐसे रेंज ऑफिसर भी काम किया हूँ। वो 2017 अगस्त में वो बहुत सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हो गया था। वो उसमें बहुत पानी पड़ने लगा, बाढ़ का स्थिति हो गई थी। उसमें कई लोगों का भी वो पानी में बह के आए थे, उन लोगों को भी बचाया गया सरकार की तरफ से। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जंगल के चारों तरफ पानी हो गई है, हम लोग निकल नहीं सके हैं। 10 दिन तक हम फंसे रह गए थे और उसी में बाढ़ के पानी में 10 ग्यांडा वो नेपाल के तरफ चितवन नेशनल पार्क होते हैं, वहाँ से गंडक नदी में बह के आ गया था। लोग पहले से ही बाढ़ के पानी से तब वो परेशान थे। जानवर भी आके जब आबादी क्षेत्र में घूमने लगा तो लोग उससे डरने लगे और जानवर भी आदमी से डरने लगा। दोनों को बचाना ज़रूरी था, ये बहुत बड़ा चुनौती था। तो जो सीमित संसाधन था उसको यूज़ करके हम लोगों ने उसको दिन रात काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ा, उसको मॉनिटरिंग करना पड़ा, क्योंकि रात को भी अगर मॉनिटर नहीं करते किसी गांव में घुस जाएगा, किसी को नुकसान कर सकता था। बिना किसी एक आदमी का नुकसान हुए, बिना किसी एक भी जानवर का नुकसान हुए, हम लोग 10 जानवर को हम लोग सुरक्षित उसको बचाव करके उसको अपना मूल अधिवास में छोड़ दिया था। ये करने में करीब 3 महीना लगा है। उसमें एक ग्यांडा, जो 10वां ग्यांडा जो उसको बचाया गया था, वो नदी के द्वीप बना हुआ है, बीच में चारों तरफ पानी बह रहा था। उसमें से हम लोग उसको बेहोश करके नदी के किनारे लाके उसको ले जाना था प्लान। वो 2 नाव को जोड़ के उसमें जेसीबी मशीन को रख के वो वहाँ ले जाके जेसीबी मशीन के ऊपर बैठ के उसको ट्रैंकुलाइज करके उसको स्लज में डाल के, स्लज को नाव में रख के 2 नाव के बीच में, फिर नाव के बाहर किनारे ले आके उसको फिर होश में लाना पड़ता है। तो होश में लाया गया था, वो गाड़ी को पलट दिया, एक गाड़ी को ही पूरा डैमेज कर दिया। फिर उसके बाद उसको पिंजरा में डाल के उसको हम लोग भेजा था। एक ये था। दूसरा, एक नदी के अंदर गिर गया था, वो पहले से ही था। गन्ना का खेत था, पानी बहुत ऊपर बह रहा था, तो उसको ट्रैंकुलाइज करेंगे, बेहोश होगा, वो डूब जाएगा, मर जाएगा। अगर ट्रैंकुलाइज नहीं करेंगे, बेहोश नहीं करेंगे तो हम लोगों को अटैक करेगा। तो उसके लिए जो है ट्रक का टायर का ट्यूब जो है उसको इन्फ्लेटेड ट्यूब्स को 4-5 मंगाया गया था। ट्रैंकुलाइज करके तुरंत जाके उसको ट्यूब से बांध दिया गया था, सो दैट उसका हेड पोर्शन पानी के ऊपर रहा। तो उसको सेफली, वो बेहोश हो गया, सेफली किनारे ले आके स्लज में डाल के टोचन करके गड्ढा बना के, ट्रक को गड्ढा में डाल के उसके अंदर जानवर को डाल के फिर बाहर निकाल के तब ले जाके छोड़ा गया था। वाकई जैसा कि माना जाता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो शाई नेचर होने के साथ साथ काफ़ी फ्यूरियस भी नेचर में होते हैं, और ऐसे में उन्हें कंट्रोल करना या उनको रेस्क्यू करना काफ़ी बेशक एक चुनौती की तरह रहता होगा। तो किस प्रकार आप लोग खुद को तैयार करते हैं इस परिस्थिति के लिए और किस प्रकार इसका सामना करते हैं? कई बार अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करीब 45 टाइगर है लास्ट सेंसस के मुताबिक। अब इस बार का वो हर 4 साल में एक बार सेंसस, वो ऑल इंडिया लेवल सेंसस रिपोर्ट आते हैं। ऑल इंडिया लेवल का तो रिपोर्ट आ गया, स्टेट लेवल का भी रिपोर्ट अभी रिलीज नहीं हुआ है। वो करीब 50 के आसपास हो सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है, चितवन नेशनल पार्क के सटा हुआ है। उसका आकार बहुत लंबा में है, तो इसलिए जो है उसको टाइगर को फ्री मूवमेंट के लिए ज़्यादा उतना जगह नहीं रहते। कभी कभी जो है बाहर स्ट्रे आउट कर जाते हैं, बाहर आते हैं, इसलिए मानव जानवर के बीच में द्वंद्व होती है। उसको संभालने के लिए हम लोग पर्याप्त उपकरण रखते हैं। हाथी रहती है, क्योंकि पैदल जाके किसी को हम जानवर को नज़दीक नहीं जा सकते। हाथी यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, ट्रैंकुलाइजिंग गन जो यूज़ होती है बेहोश करने का दवा। वेटनरी डॉक्टर्स डिप्लॉयड है, प्रॉपरली ट्रेंड है, उन लोगों का सपोर्ट स्टाफ है। जैसे सांप रेस्क्यू करने का सपेरा टाइप के भी रखते हैं, अदर जानवर को भी करने के लिए जाल वगैरह भी रखते हैं। कोई झोपड़ी में चला गया तो पूरा झोपड़ी को जाल में हम लोग ढक देते हैं। उस तरह का सब तरह का वेल इक्विप्ड हम लोग रहते हैं। अगर हाथी आ गया तो हाथी को बहाने के लिए
पटाखा वगैरह यूज़ करते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की महत्ता को और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सुंदर विचार को मिशन लाइफ के रूप में हम सभी के सामने लाया है। चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है यह मिशन लाइफ और किन उद्देश्यों के साथ इसकी शुरुआत की गई है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव को कम करना सिर्फ केवल सरकारी मशीनरी से ही संभव नहीं हो पाएगा। इसको अच्छी तरह समझ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021 नवंबर में ग्लासगो में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 था, ग्लासगो यूके में हुआ था। उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वहाँ उपस्थित होकर संबोधन था। उसी दरमियान माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ये वो उद्घोषणा किया गया था कि वो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ये इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रयासों को करने लगेंगे, एक साथ मिलके उसका एक अच्छा परिणाम मिलेगा। उसी को उनके द्वारा एक शब्द वो एक वर्ड काइन किया गया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसी का शॉर्ट फॉर्म लाइफ। इसको एक मिशन मोड में किया गया था और इसको एक अभियान के तौर पर ऐसा मूवमेंट वो लॉन्च किया गया था। वो इंटरनेशनली इसको एक्सेप्टेंस मिला है, सभी कंट्रीज़ इसको अडॉप्ट किया है, अधिकतर कंट्रीज़ में इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, अपने जनता के बीच में इसकी मैसेज को, वो संदेश को लेके पहुंचा रहे। इसका COP 26 के बाद यूके में बाद COP 27 शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। उसमें मैं भी शामिल होने का हमको अवसर मिला था। उसमें हमको देखने को मिला कई सारे देश है कि ये मिशन लाइफ का अभियान को अडॉप्ट किया है, उसको अपने आम जनों के बीच में उसको वो जागरूक करके फैला रहे। इससे एक व्यक्तिगत तौर पर क्या हम लोग का व्यवहारों में हम बदलाव ला सकते हैं अपना जीवन शैली में, ऐसा, और समूह के तौर पर हम एक एकत्रित, एक कलेक्टिव, एक कम्युनिटी लेवल का बिहेवियरल चेंज में हम क्या ऐसा जीवन शैली में बदलाव कर सके जिससे वो कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सके और जलवायु परिवर्तन का असर को कम कर सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं हो। इतना ही होने पर भी इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप्स मेक बिग ओशन बोला जाता है, बूंद बूंद से गढ़ा भरता है बोला जाता है। सो उस तरह का एक एक व्यक्ति का जो प्रयास होगा वो उसका अच्छा असर दिखेगा। यही माननीय प्रधानमंत्री का एक उनका विचार था, उसको एक अभियान का रूप दिया गया है जो आज के तिथि में जो उसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक नोडल मिनिस्ट्री है, इसके आम जन के बीच में जागरूकता के लिए वो इसको एक मिशन मोड में वो काम किया जा रहा है। इसके लिए एक डेडिकेटेड एक वेबसाइट भी है, माई लाइफ करके। विभिन्न सरकारी मिशनरी और स्कूल्स वगैरह को उसका इंफॉर्मेशन, सूचना दिया गया है कि इसका बच्चों के बीच में, आम जनों के बीच में विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करें। उसका फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ वगैरह उसमें अपलोड करने पर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। और वो इसके साथ साथ ये मिशन लाइफ 7 प्रकार का थीम के आधार पर होते हैं। सेव वाटर, सेव एनर्जी, सस्टेनेबल लाइफ और से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। इस तरह का जो भारत सरकार का जो सकारात्मक पहल है पर्यावरण को संरक्षित करने का, उसमें ये मिशन लाइफ जो अभी 2021 में इसकी हुई थी, 2022 अक्टूबर में इसका विधिवत उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के उपस्थिति में किया गया था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मिशन लाइफ के अंदर मतलब एक उद्देश्य में हमारी जीवन शैली भी शामिल है। कहा जाता है कि हमारी जीवन शैली कहीं ना कहीं प्रदूषण होने में या पर्यावरण को प्रदूषित करने में एक भूमिका निभाती है। तो इस मुताबिक हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ताकि हम खुद भी समृद्ध हो सके, आगे बढ़ सके, साथ ही साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सके? जी बिल्कुल, आपने कहा था हम लोग का जीवन शैली वैसे होना चाहिए जो प्रदूषित ना हो। हमारा वातावरण, हम जो कुछ एक्टिविटी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है पर्यावरण पर जरूर असर पड़ता ही पड़ता है। तो उसको जैसे कि हम कोई
इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण का हित का जो भी कुछ कार्य उस तरह के होंगे। हम ट्रेडमिल आगे वॉकिंग जाने के हम कोई पार्क में, कहीं रोड में वॉकिंग पैदल चलते हैं, उसके जगह पर वो हम ट्रेडमिल यूज़ करते हैं। इसमें अननेसेसरी बिजली की खपत होती है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक हम लोग का संसाधन है, बिजली भी, उसको हम संरक्षित करना चाहिए। जितना वहाँ संरक्षण होगा तो थर्मल पावर प्लांट पर असर कम पड़ेंगे, वहाँ का कोयला कम खपत होगा। अगर कोई हम कमरे में से छोड़ते हैं, कमरे को छोड़ के बाहर निकलते, पंखा लाइट बंद कर दें, उससे बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ बिजली बचत होती है। पानी का यूज़ करते हैं, नल बंद कर लें। शावर के जगह पर बाल्टी से यूज़ करके करें, कम पानी यूज़ हो। जब ब्रश करते हैं तो नल को खोल के ना छोड़ें, जितना ज़रूरत है उतना ही करें। इस तरह का साइकिल का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मोटरसाइकिल। और इंडिविजुअल व्हीकल के जगह पर पब्लिक मास ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रेन वगैरह या बस वगैरह यूज़ करें। वो उस तरह का करने पर वो बहुत कुछ हम लोग का प्रदूषण कम होते हैं, और ग्रीन हाउस गैस जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक होते हैं वो सब भी कम होते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो होती है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, वही एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। ऐसे में जैसा कि देखा गया है कि जो मिशन लाइफ है वो एक ग्लोबल मास प्रोजेक्ट है जिसमें आम जन की भागीदारी काफ़ी अहम है। तो ऐसे में किस प्रकार स्कूल्स को, कॉलेजेस को, आम जन को या कई संस्थाओं को जो इसमें कार्यरत है उनको इनसे जोड़ा जा रहा है और इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है? जी, ये जो है वो विशेषकर हम लोग स्कूली बच्चों का हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। इसमें एक प्लज दिलाने के लिए हम लोगों ने प्लज बन के आया है, वो सर्कुलेट की जाती है, और सभी स्कूल को हम लोगों ने वो पत्राचार करके रिक्वेस्ट किया है। बहुत स्कूल से रिस्पांस भी आया है करके, उसमें फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफ को डॉक्यूमेंट करके, अभिलेखित करके, उसको एक वेबसाइट में वो एक जगह एकत्रित रखने के लिए, उसको अपलोड करके रखने के लिए एक माई लाइफ करके एक वेबसाइट भी क्रिएट किया हुआ है, उसके माध्यम से होती है। और आम जन के बीच में भी जो है हम लोग प्लज दिलाते हैं, और स्वच्छता अभियान का चलाई जाती है, पौधारोपण का अभियान चलाई जाती है, साफ़ सफाई के लिए वो कई तरह का वो हम लोगों का, जैसे नदी के किनारे का स्वच्छ करने, स्वच्छता का अभियान चलाने की, ओपन डिफिकेशन फ्री के बारे में उनको जागरूक करने की, और स्कूल कॉलेजेस में कैसे उसको कचरा को डस्टबिन में प्रॉपर यूज़ करें, बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर में यूज़ करें, वेस्ट हम लोग का यूज़ किया हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम को प्रॉपर वे में वो उसको वो डिस्पोज करें। घर में हम लोग जितना कचरा होते हैं उसको पृथक्करण करके जो गीला कचरा, सूखा कचरा को अलग अलग दें, उससे ये सब चीज़ का भी जागरूक की जाती है। ये कई सारे विभाग करते हैं, अर्बन वो स्थानीय नगर निकाय भी करते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, स्कूल्स कॉलेजेस भी करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज भी करते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का भी इसमें बहुत काफ़ी अहम रोल है। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, उसको लेके हम लोग जो है साइकिल रैली, जागरूकता का एक रैली निकाल रहे हैं। बच्चों के बीच में जो है वो एक चित्रकारी प्रतियोगिता है, राज्य स्तर का वो हम जो है लेख प्रतियोगिता का वो उसका भी आयोजन किया गया है, और उस तरह का हम लोग का क्विज़ प्रोग्राम जो है वो स्टेट लेवल का उसका आयोजन की जा रही है। ये सब मिशन लाइफ के बारे में, अधिकतर उसके बारे में जानकारी का वो उसको टेस्ट की जाती है बच्चों के बीच में। और वाकई ये जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, अगर इसमें लोगों की भागीदारी होती है तो वाकई में ये इसका रिजल्ट भी सामने आता है। और आज लोग इसके प्रति हैं जागरूक, लोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने के में अपनी भागीदारी देते हैं, इवन पहल तक करते हैं कि नहीं हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए। इसलिए जो है इसका नाम ही लाइफ रखा गया था कि इसका जीवन शैली का, हम लोगों का जो दैनिक जीवन शैली होती है उसमें हम छोटे छोटे परिवर्तन जो भी करते हैं, जो चीज़ छोटे छोटे बातें हैं उसको ध्यान रखने पर जिम्मेवारी पूर्वक वो उससे हम लोगों को सकारात्मक वो हमको वो उसका प्रभाव देखने को मिलती है। चाहे पराली जलाना, ये कार्बन को भी होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं वो वातावरण में, प्लस प्रदूषण का भी, और भी प्रदूषण का मुख्य कारक होते हैं। प्लास्टिक को वैसे ही वो फेंक देते हैं, उससे जो है नदी नाला में चल जाते हैं, जब समुद्र में चल जाते हैं वहाँ का जीव जंतु खाते हैं, मर जाते हैं। यहाँ भी गाय खाता है, मर जाता है, और नाला को बंद कर देता है तो उसका बरसात के टाइम में बाढ़ का स्थिति बन जाती है। उसको जला देते हैं, उसमें जो है डाइऑक्सिन्स, फूरान्स,
पीसीबी, इस तरह के बहुत सारे कुछ वो विषैले गैस भी निकलते हैं। और वो प्लास्टिक का कप यूज़ करके पीते हैं हम लोगों का, उसमें जो है माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाते हैं। प्लास्टिक का प्लेट से भी खाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक अंदर जाता है। एक शोध के अनुसार ये कहा जाता है माइक्रो प्लास्टिक जो 5 माइक्रोग्राम के बिलो का जो होते हैं उसको कहा जाता है, वो ब्लड में भी आ गया है। इस तरह का वो ब्लड में जब आ जाता है तो उसको वो कार्सिनोजन हो जाते हैं, जो कैंसर कॉसिंग होती है। तो कैंसर वगैरह बहुत बीमारियां भी, बहुत गंभीर बीमारियां का वो कारण बन जाता है। तो इसलिए जो है इसको हर तरह का चीज़ को लोगों को जागरूक होना और इसमें इस अभियान के साथ जोड़ना ज़रूरी होती है कि जब तक किसी को पूरी जानकारी नहीं होती है क्यों ये हानिकारक है, हम क्या करने पर किस प्रकार का हानि होती है पर्यावरण का, तब तक वो उनका अपना योगदान उचित रूप से नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसी के लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार का सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जोर देते हैं। स्कूली बच्चों को फिर कंपटीशन वगैरह आयोजन करके उसके माध्यम से उनको जागरूक करते हैं, और साइकिल रैली वगैरह करके आम जनों के बीच में भी हम लोगों ने करने का करते हैं। नुक्कड़ नाटक से भी होती है, रेडियो जिंगल से होती है। ये सब एक मैकेनिज्म है इसको करने की, उस तरह का। और आजकल सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा सा एक पावरफुल एक मास मीडिया के रूप में देखी जाती है, तो उसको भी हम लोग यूज़ करके उसके माध्यम से भी की जाती है लोगों को जागरूकता। प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल है, लेकिन जब इसका आविष्कार किया गया था तो हमें लगा कि ये कितना अच्छा आविष्कार है, क्योंकि इसके कई यूज़ भी हैं, लेकिन कई इसके यूज़ से ज़्यादा इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कई नुकसान भी हैं। ऐसे में प्लास्टिक को हटाने के लिए क्या कुछ सुविधा है या क्या कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब करें ताकि हम उसके इस्तेमाल को कम से कम करें? जी बिल्कुल, वो आपने सही कहा था। प्लास्टिक एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। वो उसका जैसे वो डीजल, पेट्रोल जो क्रूड ऑयल होते हैं, वो क्रूड ऑयल से वन ऑफ द प्रोडक्ट में इसमें आता है। वो एक बार बनने के बाद वो जैव विघटनीय नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो, इसलिए वो कई वर्षों तक वो रह जाती है यहीं पे, वो वातावरण यहीं आसपास में ही रह जाता है। और उसको जलाने पर कई सारे विषैले गैस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी होती है, और तमाम कई सारे उसका बहुत नुकसान भी होती है। कोई भी संसाधन का हम जिम्मेवारी पूर्वक अगर वो उपयोग करते हैं, प्लास्टिक को भी सही तरीके से, वो बहुत अच्छा चीज़ है, वो कर सकता था। लेकिन अब होके जो है एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 वो लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार का। उसके तहत वो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो एकल उपयोग प्लास्टिक होती है, वो उसमें चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दी गई है। इसका मुख्य कारण है कि आम नागरिक वो उसको जिम्मेवारी पूर्वक वो सही तरीके से प्लास्टिक को हम आकलन नहीं कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रही है, इससे पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। उसको कई सारे जन अभियान, वो कई सारे जागरूकता अभियान भी चला के उसके बाद कोई सकारात्मक वो परिणाम नहीं मिलने के कारण भारत सरकार द्वारा ये लाया गया था। और लोक स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के हित के लिए ये जरूरी भी था। तो इसलिए वो उसके तहत चिन्हित प्लास्टिक में देखा जाए तो प्लास्टिक कप, ग्लास, प्लेट, चम्मच, बलून का डंडियाँ, और कोई थर्मोकोल से बने हुए कप, प्लेट, और वो उसका सजावटी चीज़, सिगरेट पैकेट के ऊपर एक प्लास्टिक का परत, एक लेयर होते हैं, वो उसका वो है। प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ एक बार हम यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कई वर्षों तक रह जाती है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पूरे राज्य में हमको प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित कर दी गई है जी। जो ये सब बहुत ही हानिकारक होते हैं, तो इसलिए इस तरह का किया गया है। और लोगों को बीच में इसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट और इसका वो और वैकल्पिक क्या हो सकता है, उसके लिए इसके पहले हम लोग का कपड़ा का थैला यूज़ करते थे, और कोई टिफ़िन बॉक्स, वो मेटल टिफ़िन बॉक्स यूज़ करते थे, शीशा का बॉटल्स यूज़ कर लेते थे, और वो कोई हम लोग पत्तल करके जो पत्ता का बना हुआ प्लेट से खा लेते थे, या मेटल स्टील का बना हुआ प्लेट से खाते थे, उसको बार बार उपयोग होता था। उस तरह का वो मल्टीपल यूज़ का कोई चीज़ करते हैं तो वो सस्टेनेबल होती है,
सुब्रमण्यम जी, अगर बात करें प्रदूषण की तो यह न सिर्फ किसी एक देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। यह दिन पर दिन इसमें बढ़ोतरी ही होती जा रही है। आप बतौर सचिव बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कार्यरत है, इसके अंतर्गत क्या कुछ गतिविधियां हैं ताकि इस बढ़ती प्रदूषण को रोका जा सके और किस प्रकार हम आमजन भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं? हाँ जी, एयर हैज़ नो बाउंड्री। वो हवा को कोई सीमा नहीं होते हैं कि वो हम लोग के पूरा यहाँ पूरा इंडिया में अगर खास करके देखा जाएगा तो वो कुछ पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा प्रदूषित है पाया गया है। उसका कारण भी है खास करके इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जिसमें जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ अंश है, फिर वेस्ट बंगाल, इवन बांग्लादेश, बर्मा तक जाता है कि यहाँ का मिट्टी का ऐसा वो टाइप ऑफ मिट्टी रहता है जो अलुवियल साइल होते हैं, मरोड़ मिट्टी बोला जाता है। ये बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए जो है हवा में वो सस्पेंड हो जाती है और काफ़ी दूर तक जाते हैं। यहाँ वायु का गुणवत्ता के लिए एक मानक तय किया गया है भारत सरकार द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। उस मानक को अनुसार हम लोग का जो गैसीय प्रदूषक तत्व जो होते हैं वो हम लोगों का मानक के अधीन ही रहते हैं, जो पाया गया है बिहार का ओवरऑल बिहार की स्थिति है। और इसमें जो है धूल कण का जो मात्रा है वो मानक से ज़्यादा पाई जाती है। धूल कण यही अलुवियल साइल का ही कारण वो ज़्यादा आते हैं। और यहाँ बहुत सारे अलुवियल फैन बोला जाता है जियोलॉजिकल टर्म्स में कि वो गंडक का फैन बहुत बड़ा है दुनिया का, कोसी का फैन बहुत बड़ा होता है। इसमें इजीली हवा जब चलने लगते हैं वो उसमें सस्पेंड हो जाती है। यहाँ शहर वगैरह में आके रोड डस्ट के रूप में वो गिरते हैं और रोड में गाड़ियाँ चलते चलते डिवाइडर के आसपास हो जाती है। इसलिए जो है हम लोग उसका ओवरऑल एयर पोल्यूशन को हम लोग कैसे हम लोग कंट्रोल कर सके, इसके लिए एक सिटी स्पेसिफिक प्लान्स बन के दिया हुआ है। अभी भारत सरकार के मानक के अनुसार का 3 यहाँ सिटी है जो नॉन अटेनमेंट सिटी, यानी कि जो मानक को पूरा नहीं करते हैं, उस तरह के सिटी है ये। चूँकि इसलिए 3 है कि वहीं पे हम लोग का मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ था, उस रीडिंग को अनुसार वो की जाती है। 5 वर्षों का रीडिंग देख के वो घोषणा उसको वो डिक्लेयर की जाती है। अब हम लोग पूरा बिहार का क्या स्थिति था ये जानना जरूरी है। जब तक किसी चीज़ का नापी नहीं की जाती है, हम किसी एरिया के बारे में हम बोल नहीं सकते थे। इसके पहले मात्र 3 कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन होती है, ये जो है परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र, ये 3 ही था पहले। अब वो 11 हुआ, 11 के बाद हम लोग और बढ़ाए हैं 24। अब वो के पूरा मिला के 35 कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है पूरा बिहार में, जो 23 जिला में फैले हुए हैं। अब हम लोग ये अभी हाल 1.5 साल पहले का ही ये चालू हुआ था। अब हम लोग को ट्रेंड पता चल रही कहाँ कहाँ क्या है। ये ट्रेंड जो 3 शहर का बोले थे, पटना, मुजफ्फरपुर, गया का, ये पूरा बिहार में ही दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है? हम लोगों ने एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, कानपुर आईआईटी के उनके कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट आईआईटीज का एक नेटवर्क बना हुआ है। उन लोगों का भी शोध का कार्य करके देखा गया था। उसमें पता चला कि ये जो हम लोग का रिवर बेड मटेरियल जो एयर सस्पेंड हो जाती है वो रोड डस्ट में ज़्यादा उसका प्रोपोर्शन अनुपात ज़्यादा है पाया गया है। और हम लोग बिहार जो है एक डाउनविंड डायरेक्शन में रहते हैं। ये आता है मिडिल ईस्ट से शुरू होते हैं, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये सब का भी वहाँ का भी प्रदूषक तत्वों को लेते हुए जो अपविंड डायरेक्शन से हम लोग का डाउनविंड में रहते हैं। यहाँ हम लोग का एक डिसएडवांटेज लोकेशन है और यहाँ आके विंड डायरेक्शन 15 अक्टूबर के बाद नॉर्थ वेस्टर्ली शुरू हो जाती है, जो उत्तर पश्चिम तरफ से हवा बहने की होती है, जो उसको पूरा को लेके यहाँ आ जाती है। और यहाँ आके विंड का स्पीड जब स्लो हो जाती है, ये पार्टिकल का वेट के अनुसार वो सेटल होने लगती है। और खास करके विंटर में जब टेम्परेचर भी जब कम होते हैं कि जो पोल्यूटेंट जितना भी प्रदूषक तत्व होते हैं ऊपर हवा में जाके जब वो डिस्पर्स हो जाता था अपर एटमॉस्फेयर में, वो मिक्सिंग हाइट कहा जाता है, वो भी नीचे आ जाती है। सो यही नीचे ही रह जाती है। इसलिए उस समय का पोल्यूशन का लेवल सबसे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ रीडिंग में आती है। ये
जो करीब हम लोग का इसका जो है वो एक गुड, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर का श्रेणी तक वो वर्गीकृत किया हुआ है भारत सरकार द्वारा। उसमें उसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा इसको वो मॉनिटरिंग की जाती है। उसमें हम लोग का विंटर में, जाड़े के टाइम में इसी कारण के चलते हम लोग का बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं। वैसे सिचुएशन में सरकार ने एक अब होके इसका, चूँकि हम लोगों ने अभी शहर शहर का अलग अलग एक कार्य योजना तैयार की थी, अब होके हम लोग को पता चल रहा पूरा स्टेट में समस्या आ रही है, तो हम लोग को पूरा राज्य स्तर का पूरा एयर शेड का एक प्लान योजना तैयार करके उसको अप्रूवल लेके उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। इसमें सरकार का बहुत सारे बहुत कल्याणकारी योजना, एक विकासात्मक वो योजना का भी वो इसमें भूमिका रहती है। जैसे कि वो हम लोग का डीजल व्हीकल का रिप्लेस करके ऑटोज़ को रिप्लेस करके सीएनजी का ऑटोज़ का वो हो रहे, और वो जो है ई रिक्शा का वो प्रमोट करके उसको बढ़ावा दी जाती है। हम लोग का सीएनजी का स्टेशंस का संख्या बढ़ गई है। वो सीएनजी और पीएनजी का इसके पहले नहीं था, 2018 में वो शुरुआत हुआ था, अब होके उसका संख्या बढ़ रही है। पटना में 2 साल के पहले एक भी सीएनजी स्टेशंस नहीं था, अब होके करीब 24 स्टेशंस आ गया है। सो सरकार भी जो है इस तरह का सीएनजी का गाड़ियों को, वाहनों को वो प्रोत्साहित कर रही है। और वाहन से जनित जो प्रदूषण होते हैं उसका एग्जॉस्ट पाइप से, उसको चेक करके प्रॉपर टाइम टू टाइम चेकिंग करना ज़रूरी होती है। वो चेकिंग होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होती है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, परिवहन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा। इसके पहले बहुत कम मात्रा में ही पीयूसी का चेकिंग सेंटर्स था, प्रदूषण जांच केंद्र। अब होके उसको कई गुना बढ़ा दी गई, जो 250 की संख्या में था अब होके 1500 के आसपास का हो गई है। तो हर ब्लॉक में कम से कम एक होना, ये भी एक उद्देश्य से वो परिवहन विभाग काम कर रहे। और कुछ शहरों में जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाया, उसके तहत इलेक्ट्रिक बसेस जो हमको देखने को मिल रही, सीएनजी का बसेस है, अब वो और 15 साल पुराने डीजल चालित वाहनों को पटना के परिसीमा में उसको चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस तरह का, और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, उसके लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। और ई व्हीकल का एक नीति तैयार कर ली गई, उसका वो प्रारूप, नीति का प्रारूप तैयार कर ली गई। जल्दी से सरकार का वो भी एक रोल आउट होगा। और वो इसके अलावे जितने स्थानीय नगर निकाय होते हैं, वो रोड स्वीपिंग इसके पहले इंटेंसिवली नहीं होता था, कम मात्रा में होता था, अब वो कोई मैकेनिकल स्वीपिंग आ गया। मैकेनिकल स्वीपिंग अकेले ना करके वाटर स्प्रिंकलिंग के साथ करना होता है, क्योंकि ये मिट्टी का धूल है। वो इसलिए जो है, जब कोई हम लोग घर के बाहर भी कोई झाड़ू लगाते हैं तो पानी का छिड़कने के बाद अगर झाड़ू लगाते हैं तो धूल नहीं उड़ता है, नहीं तो जो घर का बाहर का धूल फिर घर के अंदर चल जाता है। तो उस तरह का रोड का भी सब स्वीपिंग करते हैं, स्प्रिंकलिंग मशीन्स यूज़ होती है। और सोलर पावर की बात है, वो भी आ गया है। सरकार भी इसमें जो है अक्षय ऊर्जा का ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, सौर ऊर्जा को। इवन पंप सेट भी आ गया है, उसका रूफ टॉप का भी है, उसको वो अनुदान भी दी जा रही है। जो डीजल का चलित वाहनों का सीएनजी में कन्वर्ट करने का ऑटो रिक्शा के लिए भी जो है सरकार का अनुदान का योजना भी है, वो भी चल रही है। इसलिए वो जो है ये सब चीज़ है मिलजुल के, वो बहुत सारे, जब वो वायु प्रदूषण की बात है, ये सब चीज़ खास होती है। खास करके पूरा बिहार में सीएनजी और पीएनजी का भारत सरकार का, प्रधानमंत्री महोदय का एक अनूठा पहल था, एक अच्छा से एक योजना था, ऊर्जा गंगा योजना, जिसके तहत अभी जो पटना वगैरह में हम देख रहे हैं कि यहाँ सीएनजी पीएनजी का पाइपलाइंस, जो घर को पाइपलाइन दिया जाएगा, गैस पाइपलाइन, ये सभी 38 जिला में होने पर प्रदूषण काफ़ी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि अगर सरकार की बात करें तो सरकार हमेशा से इस कोशिश में रहती है कि वो अपने आम जन को वो हर एक सुविधा प्रदान करे जिससे वो एक बेहतर जीवन जी सके, और ऐसे में बिहार सरकार इसमें सक्रिय रूप से निरंतर अग्रसर भी है। चलते चलते 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि जो है यहाँ का नदी का पूजित की जाती है सभी लोगों द्वारा। गंगा नदी सर्व बहुत सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, मान्यता है। इसलिए जो है सभी जल स्रोतों को कृपया प्रदूषित नहीं किया जाए। पूजा के नाम पर कोई किसी तरह का कोई कुछ ठोस अपशिष्ट को नदी में ना डाला जाए, क्योंकि नदी वो हम लोग का आने वाला पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
और एक दो लोगों का ही वो नहीं सेवा करती है, कई करोड़ों लोगों का वो निर्भरता इस पर है। तो इसलिए जो है वो नदी को, गंगा नदी को स्वच्छ रखा जाए, निर्मल रखा जाए और नमामि गंगे का वो कार्यक्रम का वो सफल बनाया जाए। सुब्रमण्यम जी, आप यहाँ पर आएँ, अपना कीमती समय दें और हमारे दर्शकों से तमाम महत्वपूर्ण बातें साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, जिनसे हमने तमाम बातें की, जाना कि किस प्रकार हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार इसका संरक्षण कर सकते हैं और क्या कुछ इसकी अहम भूमिका हमारे जीवन में। इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। इसी के साथ जाते जाते चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001 और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।